नमस्कार, मैं शिव कुमार बॉय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शेड ऑफ साइंस। जैसा कि आपको विदित है आज अपने जो मेरा YouTube चैनल है उसका नाम है शेड ऑफ साइंस। उसके अंदर अपने सामान्य विज्ञान, जैसे अपने बार बार कोई भी एग्ज़ाम अपने स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है वो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो अपने मतलब एक कोई भी एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत हर एग्ज़ाम के अंदर जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आज अपने जीरो से स्टार्ट करेंगे कि जैसे अपने किसी भवन का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले नींव भरते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो पहली क्लास है तो उस पहली क्लास के अंतर्गत मैं इसमें नींव भरने का काम करूंगा। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थीगण इससे जुड़े वो चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अपने ज़्यादा समय न बिताते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज अपने क्लास का शुभारंभ। और सबसे पहले जैसे कि अपने कोई भी एग्जाम की बात करें तो वहां शब्द आता है सामान्य विज्ञान। क्या आता है प्रिय विद्यार्थियों? सामान्य विज्ञान। जिसको अपने क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल साइंस। क्या बोलते हैं? जनरल साइंस। तो सबसे पहले यहाँ जो शब्द आया है विज्ञान उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो करते हैं अपने प्रारंभ। विज्ञान क्या है? सबसे पहले विज्ञान, जिसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो सबसे पहले अपने यही देखेंगे कि विज्ञान जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। अब अपने बात करें कि विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। बिल्कुल पता है, सबको पता है। लेकिन साइंस शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई है, कौन से शब्द की? साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है? पहला प्रश्न यहीं से ध्यान रखना आप कि साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कौन सी से हुई है? लैटिन भाषा से। एक बार आइए दोबारा। विज्ञान जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस कहते हैं। विज्ञान जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको अपने बोलते हैं साइंसटिया। साइंसटिया या सींटिया। क्या बोलते हैं? साइंसटिया या सींटिया शब्द से हुई है। साइंसटिया या सींटिया शब्द से हुई है। एक बार फिर बता दूं आपके नॉलेज के लिए, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सींटिया शब्द से हुई है। और सींटिया का जो मीन जो होता है, सींटिया का जो मतलब जो होता है, सींटिया का मतलब जो होता है वो होता है टू नाउ। क्या होता है? टू नाउ। टू नाउ का मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। जानना या ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। यहां तक बात क्लियर हुई? एक बार फिर बता दूं, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? सींटिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? सींटिया शब्द से। और सींटिया का अर्थ जो होता है टू नाउ, यानी जानना या ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान की बात करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, और ज्ञान भी कौन सा होगा यहाँ? तो ज्ञान भी होगा विशेष ज्ञान की बात करेंगे। विशेष ज्ञान की बात करेंगे। कौन से ज्ञान की? विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज की बात करेंगे। अब यहां आपने बात कर ली, सिंपल सी बात कर ली कि साइंस की उत्पत्ति कहां से हुई है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो चलते हैं अपने
नेक्स्ट, अब अपने बात करें कि जो एनसीईआरटी के अंदर, जो एनसीईआरटी जब बार बार अपने एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो वहाँ एनसीईआरटी के अंतर्गत एक परिभाषा अपने जहन में आती है और आप एक परिभाषा पढ़ते हो, और उसी परिभाषा को मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ आपके सामने कि एनसीईआरटी सभी ने पढ़ी है, तो वहाँ एक परिभाषा चलती है कि प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध, प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो देखो यहाँ मैंने कुछ शब्दों पे अपने रेखांकित करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो विज्ञान के अंदर प्रकृति द्वारा जो भी चीजें अपने अध्ययन करते हैं उसमें एक शब्द तो आया क्रमबद्ध अध्ययन, एक है अर्जित, और दूसरी अगर बात करें कि प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान मतलब विज्ञान पढ़ने के लिए क्या कुछ जरूरी है। सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रकृति के द्वारा जो भी अध्ययन करते हैं विज्ञान के लिए एक तो क्रमबद्धता जरूरी है, क्या है? निरंतरता जरूरी है। एक प्रकृति द्वारा जो भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो अगर जिस विज्ञान को या जिस ज्ञान को आप प्रयोगों द्वारा अगर सिद्ध करके कोई बताती है, मतलब किसी भी तथ्य को अगर प्रयोगों के द्वारा कोई सिद्ध करके बताती है तो वो विज्ञान बताती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे मैं ये कहता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप खाना क्यों खाते हो, तो कई बताएंगे कि सर खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है। लेकिन ये कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका जो होती है, कोशिका के जो कोशिकांग है बहुत छोटे कोशिकांग होते हैं, तो उन कोशिकाओं को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के बाद हमें भूख लगती है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ कोशिकांग ऐसे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जैव प्रक्रम सिस्टम चलता है, कुछ क्रिया अनवर चलती है, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इनको करता कौन है? इनको कोशिकांग करते हैं, और कोशिकांग ये लगातार कार्य करते हैं तो इनकी ऊर्जा क्या है? नष्ट हो जाती है। फिर उनको क्या है, क्या चाहिए? उनको पोषक तत्व चाहिए। फिर हमें क्या लगती है? भूख लगती है। तो आपका उत्तर क्या हुआ कि हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भोजन करने के उपरांत क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो कोई भी तथ्य है अगर उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताती है ना, तो वो क्या होती है? विज्ञान। और विज्ञान के अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो ध्यान रखना एक त्रुटि रहित, मतलब जो भी ज्ञान होता है ना वो एक तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, त्रुटि रहित ज्ञान अध्ययन, मतलब जिसमें कोई भी है ना, और एक प्रत्येक चीज को ये प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान की बात करता है। ऐसे हवा में उड़ाने वाली बातें बात नहीं करता, क्योंकि ये तर्क संगत बात करता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। किसी भी चीज का प्रमाण देगा, प्रयोगों द्वारा उस तथ्य को ये सिद्ध करके बताएगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान की परिभाषा क्या है कि प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाता है, और इसके अंदर व्यवस्थित ज्ञान होता है और त्रुटि रहित ज्ञान होता है। अब अपने बात करें यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे। उसके बाद अपने क्या करते हैं कि विज्ञान के पक्ष पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों? विज्ञान के पक्ष की बात करते हैं, विज्ञान के पक्ष। अब विज्ञान के जो पक्ष पढ़ते हैं, आप दो प्रकार के पक्षों की बात करते हैं। विज्ञान के दो प्रकार के पक्ष अपने पढ़ते हैं। एक तो अपने बात करते हैं आधारभूत विज्ञान के, आधारभूत विज्ञान के, और दूसरा अपने बात करते हैं अनुप्रयोगात्मक विज्ञान के।
अनुप्रयोगात्मक विज्ञान की। अब देखो इसको समझने का प्रयास करें। विज्ञान के दो पक्ष माने जाते हैं, एक तो आधारभूत विज्ञान है, दूसरा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी तथ्य को समझाने के लिए एक आधार माना जाए। जब किसी भी तथ्य को समझाने के लिए एक आधार माना जाए तो वहां बात आती है आधारभूत विज्ञान की। जैसे मैं अगर ये कहूं कि जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जैसे मैं ये कहूं कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, तो वो होती है कोशिका। कौन होती है? कोशिका। जैसे नाम से पता चल रहा है कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, सह प्लस रचना। सह का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। सह का मतलब शरीर, रचना का मतलब होता है निर्माण। तो शरीर का निर्माण करने वाली और जितने भी कार्य जो संपादित किए जाते हैं वो कौन करती है? कोशिका। कौन करती है? कोशिका। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि आधारभूत विज्ञान का मतलब ये होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी तथ्य को आधार माना जाए। अब जैसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है तो उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? सबसे बड़ी भूमिका जो है वो कोशिका की है, क्योंकि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भवन की बात करूं कि जैसे किसी भवन का निर्माण करना हो तो भवन का निर्माण करने के लिए जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? ईंट है। क्या है? ईंट है। तो ईंट क्या है? उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसके द्वारा उसका निर्माण हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब आधारभूत विज्ञान का मतलब ये होता है कि किसी भी विज्ञान को समझाने के लिए एक आधार माना जाए। अगर बात करें अनुप्रयोगात्मक विज्ञान की, अनुप्रयोगात्मक मतलब ये होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी तथ्य को समझाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़े, मतलब उस प्रयोग को, इस तथ्य को प्रयोग के माध्यम से समझाया जाए, एक्सपेरिमेंट के आधार पर समझाया जाए। अब प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए? प्रयोगशाला चाहिए। और केवल प्रयोगशाला से काम नहीं बढ़ेगा, प्रयोगशाला में क्या चाहिए? प्रायोगिक उपकरण चाहिए। मतलब जहां किसी भी तथ्य को समझाने के लिए एक आधार की आवश्यकता हो उसे आधारभूत विज्ञान कहते हैं, और जिसमें किसी भी तथ्य को समझाने के लिए अपने बात कर रहे थे विज्ञान के पक्ष की। आधारभूत विज्ञान का मतलब होता है किसी भी तथ्य को समझाने के लिए जहां आधार की आवश्यकता होती है, और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान का मतलब ये होता है जिसमें किसी भी तथ्य को समझाने के लिए प्रयोग की, मतलब प्रयोग के माध्यम से किसी तथ्य को समझाया जाए। तो वहां अपने बात करते हैं अनुप्रयोगात्मक विज्ञान की। तो विज्ञान के दो पक्ष हैं, आधारभूत विज्ञान और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अब यहाँ बात ये पूछी जाती है कि कौन सी विज्ञान आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो आधारभूत विज्ञान इसका मतलब केवल बातों से काम चला सकते हैं। केवल अनुप्रयोगात्मक जो विज्ञान है ना वो काफी महंगी विज्ञान है। आधारभूत अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है वो काफी आर्थिक दृष्टि से काफी महंगी विज्ञान है, क्योंकि इसके अंदर प्रयोगशाला चाहिए, प्रायोगिक उपकरण चाहिए। तो ये आर्थिक महत्व की दृष्टि से बहुत ही परिपूर्ण है, मतलब इसके अंदर आर्थिक दृष्टि से उन्नत है, मतलब आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण होने के कारण ये सबसे महंगी विज्ञान है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपने बात करें, अभी तक अपने क्या पढ़ा, एक बार मैं रिपीट करवाता हूं आपको। सबसे पहले अपने बात की सामान्य विज्ञान, क्योंकि जब भी अपने कोई भी कंपटीशन की तैयारी जब स्टार्ट करते हैं तो वहां अपने को टॉपिक मिलता है जनरल साइंस, तो वहां एक शब्द जुड़ा हुआ है विज्ञान। सबसे पहले मैंने विज्ञान के बारे में स्टार्ट किया। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? सींटिया। सींटिया का मतलब क्या होता है? टू नाउ, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान भी कौन सा? यहाँ विशेष ज्ञान की बात करेंगे। उसके बाद हमने चर्चा की एनसीईआरटी के अंदर जो डाटा लिखा होता है उसके अंदर एक परिभाषा मिलती है कि प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी भी तथ्य को अगर प्रयोग के द्वारा जो सिद्ध करके बताती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो वो क्या है? विज्ञान है।
फिर विज्ञान के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, आधारभूत विज्ञान और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। किसी भी तथ्य को अगर आधार के आधार पर समझाया जाए तो वो आधारभूत विज्ञान है, और किसी भी तथ्य को समझाने के लिए अगर प्रयोग की आवश्यकता पड़े वो होती है अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अब अपने बात करते हैं अब अपने बात करेंगे कि विज्ञान की मुख्यतः अगर बात करें विज्ञान की शाखाएं, तो कोई भी कंपटीशन जब पढ़ते हैं तो यहाँ विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की मुख्यतः 3 ब्रांच पढ़ते हैं बड़े। विज्ञान की शाखाएं तो सबसे पहले अगर विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो एक तो आप पढ़ते हो सबसे पहले अगर बात करें रसायन विज्ञान, जिसको आप क्या बोलते हो? केमिस्ट्री। क्या बोलते हो? केमिस्ट्री। और दूसरी शाखा की अगर बात करें उसके बाद अपने बात करते हैं जीव विज्ञान की, और जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो फिर अपने बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। किसकी बात करेंगे? भौतिक विज्ञान की, जिसको अपने क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान की मुख्य 3 ब्रांच होती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। अब अपने बात करें कि अगर बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान की भी कितनी ब्रांच होती है? रसायन विज्ञान की भी 3 ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच होती है? 3 ब्रांच होती है। एक आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या पढ़ते हो? कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान। और एक होती है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको बोलते हो आप भौतिक रसायन विज्ञान। तो विज्ञान के मुख्यतः कितने भाग हैं? सॉरी, केमिस्ट्री के 3 भाग हैं। एक तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी है फिजिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। उसके बाद अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी 2 भागों में बंटी होती है। एक तो आप पढ़ते हो बॉटनी, और एक आप पढ़ते हो जूलॉजी। क्या पढ़ते हो? जूलॉजी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। कौन सी विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। प्राणी या जंतु विज्ञान। उसके बाद अगर बात करें फिजिक्स की, तो इसकी भी 2 ब्रांच अपने पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं चिरसम्मत भौतिकी, यानी एंशिएंट फिजिक्स, और एक अपने पढ़ते हैं आधुनिक भौतिकी। तो एक बार थोड़ा ध्यान दें, विज्ञान की मुख्यतः कितनी ब्रांच मैंने आपको बताई है? तो विज्ञान की मुख्य 3 ब्रांच है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है बॉटनी और जूलॉजी। और फिजिक्स के अंतर्गत भी 2 चीजें आती है, एंशिएंट या ओल्ड फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब अपने एक एक को दोबारा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपने बायोलॉजी की,
अब बायोलॉजी के अंदर देखो, दो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, बायो प्लस लॉजी। अब हमेशा आप एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि लॉजी जब भी आपको मिले ना, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, के बारे में अध्ययन करना। लॉजी, इकोलॉजी, मायोलॉजी, एंडोलॉजी, न्यूरोलॉजी, है ना। कोई भी लॉजी मिले, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। और इसके आगे जो शब्द लिखा होता है ना, वो क्या होता है? जिसका अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कार्डियोलॉजी, जैसे कार्डियोलॉजी, जैसे इकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हिपेटोलॉजी। अब लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। अब इसके लास्ट के अंदर आईएसटी लगा दिया जाए ना, तो वो उस चीज का क्या माना जाता है? विशेषज्ञ माना जाता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय विशेषज्ञ, इकोलॉजिस्ट जो पर्यावरणविद जो होता है, न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग का जो डॉक्टर होता है, हिपेटोलॉजिस्ट, हिपेटो का मतलब क्या होता है? हिपेटिक कोशिका जो पाई जाती है किसके अंदर पाई जाती है? लीवर के अंदर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, और बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, या जिसको आप बोल सकते हो लिविंग। जो सजीव है ना, जो सजीव है उसको अपने क्या है, जिसमें जीवन है उसको अपने क्या बोलते हैं? बायो। बायो का मतलब लाइफ, लाइफ या लिविंग। लिविंग किसको कह सकते हो आप? सजीव किसको कहेंगे? सजीव के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, जिसके अंदर क्या हो? श्वसन हो, जिसमें क्या हो? श्वसन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, क्रियाशीलता हो, वृद्धि हो, उनको क्या कहते हैं? लिविंग बोलते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपने किसका अध्ययन करते हैं? जिसके अंतर्गत अपने किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी। अब यहां से प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। अब क्यों बोलते हैं, कारण तो बहुत है इसका, लेकिन मेन अपने टॉपिक पे बात करेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है अरस्तु। कौन सा तू? अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। यहां तक बात समझ में आई? देखो बायोलॉजी दो शब्दों से, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग। लिविंग किसे बोलेंगे? जिसमें श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, क्रियाशीलता है, वृद्धि है ना। ये गुण जिसमें होते हैं या उनको अपने क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। अब आपको पता है कि आपको पता है संसार के अंदर लिविंग कौन है? लिविंग कौन है? सजीव दो ही प्रकार के तो है। लिविंग का मतलब है सजीव। लिविंग स्टडी किसके अंदर? लिविंग का जो अध्ययन करते हैं वही तो क्या है प्रिय विद्यार्थियों? बायोलॉजी है। सजीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं अपने? बायोलॉजी। और बायोलॉजी आप ये ध्यान रखें कि लिविंग दो ही चीजें तो हैं इस संसार के अंदर, या तो प्लांट्स है, या तो क्या है? प्लांट्स है जो जिसमें जीवन है, और या क्या है? एनिमल्स है। या क्या है? एनिमल्स है। और आप ध्यान रखना कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पादपों का अध्ययन किया जाए, जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाए, तो वो क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉटनी। और जिसके अंतर्गत जानवरों का अध्ययन किया जाए तो वो क्या कहलाती है? जूलॉजी। और वहीं शब्द क्या है? जू, जू का मतलब चिड़ियाघर नहीं है। जू का मतलब होता है गतिशीलता। जू का मतलब होता है गति से, ठीक है। तो जहां पादपों का अध्ययन किया जाए तो वो तो बॉटनी है, और जहां एनिमल्स का अध्ययन किया जाए वो क्या है? जूलॉजी है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस।
और अगर अपने बात करें कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु। और ऑल ओवर बायोलॉजी की अगर बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो भी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो ये अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है साइंस का, जिसके अंदर मैंने एक बार को बताया बायोलॉजी के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसी आशा के अनुरूप नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में पढ़ना। मतलब ये चीज़ें मैं केवल आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब क्यों संज्ञा दी, इसके पीछे क्या कारण था, उसने ऐसा क्या किया था, चीज़ बहुत गंभीर है, लेकिन अपने वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपके मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मेरा उद्देश्य आपको ज्ञानी बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आप तक वो चीज़ें पहुंचानी है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।